मैं बेबस, लाचार और बुरी हालत में सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और जाती हुई उस गाड़ी को देख रहा था जिसमें मेरा कोई अपना बैठा था। मुझे वो यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़कर गया था। वो इंसान जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, जिसकी मैं सबसे ज़्यादा कदर करता था और जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ सौंप दिया था। मेरे दिल में एक फ़ैसला था जो शायद एक मजबूर इंसान ही कर सकता है। लेकिन फिर मेरी आंखों ने एक ऐसा नज़ारा देखा कि मैं ऊपर वाले का नाम लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्योंकि सड़क पर मौजूद लोगों की तरफ जब मेरी नज़र गई तो उन्होंने मुझे देखते ही अपनी गोद में उठा लिया और ले चले मुझे अपने गांव की तरफ। जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचा तो वहां मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। क्योंकि वहां तो मेरे पास मेरा अपना परिवार नहीं था, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारी थी। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए थे। मेरी परवरिश मेरे मौसा और मौसी जी ने की थी। मौसी जी भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गईं और फिर मौसा जी ने दूसरी शादी कर ली। मैं फिर से अकेला हो गया। लेकिन अब जब मैं अकेला हुआ था तब मेरी उम्र 16 साल थी और मैं इतना समझदार था कि अकेले रह सकता था। मेरी मौसी ने हमेशा मुझे सगी माँ जितना प्यार दिया था। वो पढ़ी लिखी थीं और अच्छी नौकरी करती थीं, इसीलिए उन्होंने भी मुझे खूब पढ़ाया लिखाया और जिस छोटे से घर में वो रहती थीं वो घर उन्होंने मेरे नाम कर दिया। उनके पति को ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी पत्नी मुझे इतना क्यों समझती है। तभी तो मौसी के मरने के बाद तुरंत ही मौसा जी ने दूसरी शादी कर ली। मौसा जी के पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वो मामूली सा घर मेरे लिए छोड़ दिया और ख़ुद अपनी दूसरी पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गए। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी पर लग गया। ऊपर वाले की कृपा से मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बस मैं अकेला था। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। अब मैं शादी के लायक हो गया था। मैं कोई ऐसी लड़की चाहता था जो मेरा ख्याल रखे, मुझे प्यार करे, मुझे इज्जत दे और हमेशा मेरे साथ खड़ी रहे। मैंने अपने कई दोस्तों और पड़ोसियों को बताया हुआ था कि मुझे शादी करनी है। मेरे लिए कोई लड़की बताना। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई लड़की पसंद थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता था। मैंने कभी भी ना तो किसी लड़की को पसंद किया था और ना ही कभी किसी से दोस्ती की थी। फिर एक दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली नीलम आंटी ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। वो लड़की अच्छी थी, सुंदर थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं सुंदर था। मैं बहुत स्मार्ट था, मेरी हाइट हेल्थ भी अच्छी थी। लोग मेरी तारीफ़ करते थे। मुझे बताया गया था कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, बस ज़्यादा अमीर घर की नहीं है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे घर में सब कुछ था। मुझे वो लड़की पसंद आ गई थी और मैंने नीलम आंटी से कह दिया था कि आप मेरे लिए उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाओ और मेरा रिश्ता पक्का कर दो। रिश्ता पक्का हो गया था क्योंकि लड़की के घर वालों को भी मैं पसंद आ गया था। मुझे भी जब लड़की की तस्वीर दिखाई गई तो मैं खुश हो गया था, क्योंकि मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो अच्छी और समझदार थी। मैं तो बस यही चाहता था कि वो लड़की मेरे घर आ जाए तो मेरा घर संभाल ले, मुझे संभाल ले और हमेशा मेरे साथ रहे। फिर मुझे उसके एक अजीब से शौक़ के बारे में पता चला कि उसे जानवरों से बड़ा प्यार है और उसके पास एक पालतू कुत्ता है जिसे वो अपने पास रखती है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके पास वाकई बहुत महंगा कुत्ता था जो उसके पिता ने उसे ला कर दिया था। उसने अपने कुत्ते का नाम रॉकी रखा था और वो उसे बिल्कुल ऐसे प्यार करती थी जैसे कोई अपने बच्चों को प्यार करता है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी रहा था कि मुझे कभी अपने शौक़ पूरे करने का समय ही नहीं मिला। मेरा कोई शौक़ नहीं था, बस मैं यही चाहता था कि मेरा अपना भी परिवार हो और ये सूना सा घर हमेशा खुशियों से भर जाए। मैं अब और अकेला नहीं रहना चाहता था। बस मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसके सामने मैं अपने दिल की बात कह सकूं। मुझे अपनी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी थी और मैंने सोचा था कि मेरी होने वाली पत्नी सारिका को दुनिया भर की खुशियां दूंगा, उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं चाहता था कि जब मैं ऑफिस से थका हुआ घर वापस आऊं तो कोई मुझे खाना देने वाली हो, कोई मुझे पानी पिलाने वाली हो, कोई मेरा ख्याल रखने वाली हो। क्योंकि जब से मौसी इस दुनिया से गई थी तब से आज तक यहाँ कोई मुझसे बात करने वाला भी नहीं था। मैं अकेले ही घर के सारे काम करता था, खाना बनाता था, सफाई करता था, ऑफिस से आने के बाद जो काम रह जाते थे वो भी करता था और फिर जब फ्री होता तब जाकर कहीं मैं खाना खाकर सोता था। मैं ज़्यादातर अपने लिए खुद ही खाना बनाता था, क्योंकि मुझे बाज़ार का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बाज़ार का खाना मुझे डाइजेस्ट भी नहीं होता था। मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी। मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जो मेरी शादी की तैयारी करवा सके, इसीलिए मैंने खुद ही अपनी पत्नी के लिए शॉपिंग करना शुरू कर दी थी। अभी तक मेरी उससे बात नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे साथ शॉपिंग करने चले, लेकिन मैंने सोचा कि वो एक इज्जतदार परिवार की बेटी है, हो सकता है उसके परिवार वालों को ये बात अच्छी ना लगे, इसीलिए मैंने उसके लिए सारा सामान खुद खरीदा था
और घर को भी अच्छे से साफ सुथरा कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को मुझसे कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं रातों को जाग कर अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता था। मैं सोचता था कि अब मेरी अपनी एक नई दुनिया होगी, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, कोई ऐसा होगा जो दरवाजे पर खड़ा होकर मेरा इंतज़ार किया करेगा, कोई ऐसा होगा जिसकी ज़रूरतें मैं पूरी किया करूँगा, और कोई ऐसी होगी जो मेरे घर की मालकिन बनकर रहेगी, जो मेरी इज्जत करेगी। मेरे बच्चे इस घर के आंगन में खेलेंगे। मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। और फिर वक्त गुजरता गया। शादी का दिन भी आ गया था। मेरे कुछ दोस्त और पड़ोसी थे जो बारात में मेरे साथ गए थे। जब मैं दूल्हा बनकर बारात लेकर सारिका के दरवाजे पर पहुंचा, तो वो दुल्हन के कपड़ों में बैठी हुई थी और बार बार अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। एक एक करके सारी रस्में हुई और फिर मेरी शादी सारिका के साथ हो गई। मेरे घर में कोई मेहमान नहीं था। नीलम आंटी ही सारिका को कमरे तक छोड़कर आई थी। मैं कमरे में गया तो देखा कि मेरी शादी तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की से हुई है। पहली रात सारिका के साथ बहुत अच्छी गुजरी थी, मगर उस रात उसने मुझसे कहा था कि वो अपने पसंदीदा कुत्ते रॉकी को अपने साथ रखना चाहती है। वो उसे यहाँ बुलाने की बात कर रही थी। वो उसे अपने साथ तो नहीं लेकर आई थी, लेकिन मैंने देखा था कि वो उसके बिना एक रात भी नहीं रह सकी थी। वो सारी रात रुक रुक कर रॉकी के बारे में ही बात करती रही थी। मैं हर हाल में उसकी खुशी चाहता था, इसीलिए मैंने उसे कह दिया था कि कल सुबह तुम रॉकी को यहाँ बुला लेना। तुम अगर चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ रहे तो वो यहाँ हमारे घर में रहेगा, लेकिन मुझे तो कुत्तों से डर लगता था। उसने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि मेरा रॉकी ऐसा नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगले ही दिन रॉकी हमारे घर आ गया था, जिसे देखकर सारिका बहुत खुश हुई थी। सारिका के साथ मेरी ज़िंदगी शुरू शुरू में अच्छी चल रही थी। वो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी और मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। मैं पानी लेने भी उठता तो खुद गिलास भरकर मेरे लिए रख देती थी। अगर मैं थका हुआ लगता तो जल्दी से पूछती कि आपकी तबीयत तो ठीक है। वो मुझसे नरमी से बात करती थी, मेरी बात ध्यान से सुनती थी। मैं खामोश होता तो मुझे हंसाने की कोशिश करती थी। शुरू शुरू में मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई इंसान मेरे साथ इतनी मोहब्बत और अच्छे व्यवहार के साथ पेश आ सकता है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खुद को अहम महसूस किया था। जब मैं ऑफिस से घर आता तो सारिका लगातार मेरे करीब रहती थी, लेकिन साथ ही उसका कुत्ता भी होता था। मुझे उसके कुत्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि अब तो धीरे धीरे मैं भी रॉकी से अटैच होने लगा था। मैं जब घर आता तो सारिका दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही होती और रॉकी दौड़ता हुआ मेरे पास आता था। सारिका रोज़ मुझसे देर तक बातें करती थी और मेरी पसंद के बारे में पूछती थी। वो अक्सर मेरी पसंद का ही खाना बनाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे कदमों में आ गई हों। मैं उसके दिलचस्प मोहब्बत को समझने लगा था। फिर धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि सारिका भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो हमेशा कहती थी कि उसे सुंदर चीज़ ज़्यादा पसंद है। उसका कहना था कि हमारी शादी पर उसकी सहेलियां कह रही थीं, तुम्हारा पति तो बहुत स्मार्ट और ब्यूटीफुल है, उसकी खूबसूरती के सामने तुम्हारी खूबसूरती फीकी है। मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया करता था और दिल ही दिल में सोचता था कि अगर पत्नी रोज़ाना अपने पति का ख्याल रखे तो उसे घर से बाहर की दुनिया बुरी लगने लगती है। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत मर्द समझने लगा था। मुझे लगता था कि ज़िंदगी ने जितने दुख पहले दिए थे, अब उसका बदला खुशियों के रूप में मिल रहा है। मैं हर गुजरते हुए दिन के साथ सारिका पर और भी ज़्यादा भरोसा करने लगा था। उसकी बात मेरे लिए आखिरी बात होती थी। मैं उसके साथ साथ उसके कुत्ते का भी बहुत ख्याल रखता था। उसके कुत्ते पर काफ़ी सारा पैसा खर्च होता था, क्योंकि वो महंगा खाना खाता था और सारिका उसका बहुत ख्याल रखती थी। ख्याल रखने का मतलब उसकी ज़रूरतें पूरी करती थी, जिसका पैसा मेरी जेब से जा रहा था। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं थी, बस मैं खुश था कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। सारिका की खुशियाँ मेरी खुशियाँ बन गई थी। लेकिन मर्द अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो ये भूल जाता है कि किसी का अच्छे तरीके से व्यवहार करना और किसी का हमेशा साथ निभाना अलग बातें हैं। और जब एक मर्द ये विश्वास कर लेता है कि सामने वाला उससे मोहब्बत करता है, तो फिर वो उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। इस समय मेरा हाल ये था कि अगर कोई मुझसे सारिका के बारे में एक भी गलत बात कहता तो शायद मैं यकीन नहीं करता। मुझे लगता था कि दुनिया बदल सकती है, मगर सारिका कभी नहीं बदल सकती। मैंने अपनी सोचें, उम्मीदें, अपने सपने और अपना भरोसा सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। मुझे क्या पता था कि हद से ज़्यादा भरोसा कभी कभी इंसान को नुकसान दे जाता है, जिसका अंदाज़ा भी उसे नहीं होता। वक्त गुजरता गया और मैं सारिका को पहले से भी ज़्यादा समझने लगा। शुरू शुरू में जो बातें मुझे बहुत प्यारी लगती थीं, अब उन्हीं बातों में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आने लगी थीं जिन पर पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सारिका कभी कभी हंसते हुए कहती थी कि मेरी ज़िंदगी में दो ही कीमती चीज़ें हैं जिसे मैं मोहब्बत करती हूँ,
फिर वो गर्व से अपने कुत्ते की तरफ इशारा करती और कहती, मेरा रॉकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद वो मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती थी और कहती थी कि एक तुम हो। ये सुनकर मैं खुश हो जाता था। दिल में अजीब सी मिठास भर जाती थी। मुझे लगता था कि सच में मैं उसकी ज़िंदगी में स्पेशल हूँ। मगर शायद मोहब्बत इंसान को कुछ बातों से अंधा कर देती है। मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वो हमेशा पहले अपने कुत्ते का नाम लेती थी और बाद में मेरा। फिलहाल मैंने उस समय इस बात को अहमियत नहीं दी थी। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलने लगी थीं। या शायद चीज़ें बदली नहीं थीं, बल्कि मेरी आंखें खुलने लगी थीं। एक दिन की बात है, मैं बहुत थका हुआ था। पूरा दिन ऑफिस में काम करते करते मेरा शरीर टूट रहा था। शाम तक सर में दर्द शुरू हो गया था। सारिका रोज की तरह अपने कुत्ते को गोद में लेकर बैठ गई थी। मैं अपनी थकान उतारना चाहता था। मैं अपनी पत्नी के करीब जाना चाहता था। मैं जैसे ही उसके करीब गया तो उसने इनकार कर दिया। उसका इनकार सुनते ही मेरे चेहरे का रंग बदल गया। वो जल्दी से गुस्से में आ गई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने सोचा कि हो सकता है जैसे मैं थका हुआ हूँ, वो भी थक गई होगी। वो मेरी तबीयत के बारे में पूछेगी। मगर उसने तो उल्टा ही नाराज़गी जाहिर करना शुरू कर दी थी। उसने कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं इस घर में ये सब करने नहीं आई हूँ। आपको पता है मैं रॉकी से कितना प्यार करती हूँ। और जब मैं आपके साथ होती हूँ तो मुझे रॉकी को इग्नोर करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए खामोश रह गया था। मुझे समझ ही नहीं आया था कि इसका मतलब क्या है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है? वो बहुत नाराज़ हो रही थी। मैंने भी पहली बार थोड़ा सा तेवर दिखाया। मैंने कहा, सारिका, हमारी शादी को साल भर होने वाला है। मुझे बच्चों का बहुत शौक है। मुझे अपना परिवार बनाना है। उसने कहा, आप पागल हो गए हो क्या? लेकिन मुझे बच्चे नहीं करने। मुझे सिर्फ अपने रॉकी का शौक है। वैसे भी मुझे अभी अपनी लाइफ को रॉकी के साथ और एंजॉय करना है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। मेरे पास बहस करने की कोई वजह नहीं थी। सच तो ये था कि मुझे बच्चों की बहुत जल्दी थी। मुझे अपने परिवार को बढ़ाना था। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, घर की रौनक होते हैं। फिलहाल मैंने इस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया था। मगर उस दिन के बाद मेरे दिल में एक सवाल पैदा हो गया। एक ऐसा सवाल जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। मैं खुद को बुरे लोगों में शामिल नहीं करता था। मैं किसी का शौक नहीं मारता था। किसी की खुशी देखकर मेरे दिल में जलन पैदा नहीं होती थी। मैंने कभी खुद पर घमंड नहीं किया था। हालांकि लोग अक्सर मेरी तारीफ किया करते थे कि मैं एक ऐसा इंसान था जिसने कभी किसी की बहन बेटी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। वक्त गुजरता जा रहा था और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरी तरफ से सारिका का दिल उखड़ता जा रहा था। उसने अपने कुत्ते को महंगे पार्लर में ले जाना शुरू कर दिया था। उस पर वो मेरे ज़्यादा पैसे खर्च करने लगी थी। लेकिन इस बात को भी मैं उससे नहीं कह सकता था। लेकिन अब वो मुझसे दूर होती जा रही थी और रॉकी के और भी ज़्यादा करीब होती जा रही थी। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि उसका एक पति भी है। उसे ये ख्याल नहीं आता था कि मैंने खाना खाया है या नहीं। वो अब हर समय अपने रॉकी में लगी रहती। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता, वो यही बहाना बना देती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल ठीक होती थी, बस मुझे इग्नोर करती थी। मैंने नोटिस किया था कि वो अपने डॉगी के और भी ज़्यादा करीब होती जा रही थी और मुझसे ज़्यादा उसकी कदर करने लगी थी। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो कभी ये नहीं पूछती थी कि तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन जब उसे पैसों की ज़रूरत होती तो उसे अचानक याद आता कि उसका एक पति भी है और फिर उसका सारा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ होता था। शुरू में मैंने जिसे मोहब्बत समझा था वो अब ज़रूरत थी और अब मुझे लगने लगा था कि शायद उसकी दिलचस्पी सिर्फ मेरे पैसों तक की हद में थी। यह ख्याल मेरे दिल को तकलीफ तो देता था क्योंकि मैं उससे सिर्फ एक पत्नी के तौर पर नहीं जुड़ा हुआ था। वो मेरी पत्नी थी, मेरी हमसफ़र थी। कम से कम मैं यही समझता था। और पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक ज़रूरत पर कायम नहीं होता। मुझे महसूस होता था कि शायद मैं अकेला ही इस रिश्ते को पति पत्नी का रिश्ता समझ रहा हूँ और सारिका उसे किसी और नज़र से देख रही है। एक दिन दोपहर के समय जब मैं ऑफिस से जल्दी घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में सारिका की एक दोस्त मिली थी जो हमारी शादी पर भी घर आई थी। मैं उसे देखकर पहचान गया था। उसने मुस्कुराकर मुझे हेलो कहा और वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझसे सारिका के बारे में पूछने लगी कि सारिका कैसी है। वो लड़की मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी नज़रें बार बार मेरे चेहरे पर रुक जाती थीं। मैंने उसे बताया कि सारिका बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, अच्छा, वो आपके साथ खुश तो है ना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल खुश है। लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? उसने कहा, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने पहले ही ये फिक्स किया हुआ था कि अगर वो शादी करेगी तो उसका डॉगी भी उसके साथ जाएगा। सुना है आपने भी उसके डॉगी को एक्सेप्ट कर लिया है। अरे उसका डॉगी सिर्फ उसके लिए एक जानवर नहीं बल्कि आपकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर मुझे कोई हंसी नहीं आई क्योंकि मैं खुद पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था।
फिर उसने बातों बातों में कहा कि मेरी मम्मी को वो बहुत पसंद थी। मैं उसके घर अपने भाई का रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन जब उसने कहा कि तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं रॉकी को अपने घर लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर मेरी मम्मी और मेरे भाई ने तो फौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि हमें तो जानवरों से बहुत डर लगता है। अगर उसने हमें कहीं काट लिया या हमें उस कुत्ते से कोई बीमारी हो गई तो हमारी जान के लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी इसी डिमांड की वजह से उसका कहीं पर रिश्ता नहीं लग रहा था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया था और कहा था कि शादी के बाद तुम अपने पति की मर्जी के मुताबिक रॉकी को ससुराल ले जाना। यही वजह है कि उसके घर वालों को तुम्हारा रिश्ता जल्द ही पसंद आ गया था, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था और उन लोगों को उम्मीद थी कि तुम सारिका के साथ साथ उसके डॉगी को भी एक्सेप्ट कर लोगे। अगर तुम उसके डॉगी को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो तुम्हें अगले दिन ही छोड़कर चली जाती। वो पागल तो अपनी डॉगी से ही शादी कर बैठती। उसके लिए तो सब कुछ वही कुत्ता है। तुम ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें उस कुत्ते की खातिर कुत्ता ही बना डाले और तुम ना घर के रहो और ना घाट के। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ मेरी इंसल्ट हो रही है। खामोशी से मैं वहाँ से चला आया। घर आकर देखा तो सारिका डॉगी को गोद में लेकर सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और उससे कहने लगा, आज मुझे तुम्हारी सहेली दीक्षा मिली थी। मेरी बात सुनकर ही उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने कहा, वो क्यों मिली थी आपसे? मैंने कहा, वो मुझे तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बता रही थी। वो कह रही थी कि वो अपने भाई का रिश्ता तुम्हारे घर लेकर आई थी और तुम्हारी जिद थी कि तुम शादी करोगी तो अपने डॉगी को साथ लेकर जाओगी, और उसके परिवार वालों को तुम्हारा डॉगी पसंद नहीं था, तभी उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, नहीं, मैंने खुद उसके भाई को इनकार किया था क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। उसके बाद वो अपनी सहेली की बुराइयां करने लगी। मैं उसकी बात खामोशी से सुनता रहा। वो बार बार अपने डॉगी की तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि मेरी दोस्त का भाई बहुत छोटी सी और मामूली सी नौकरी करता है। वो ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाता। मुझे तो वैसे भी ज़्यादा पैसे कमाने वाला पति चाहिए, जो सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे डॉगी का खर्च भी उठा सके। इतना कहकर वो हंसने लगी। उसे लगा कि उसकी ये बात मैं मजाक में ले लूँगा, लेकिन मुझे उस लम्हे शिद्दत से एहसास हुआ कि सारिका लोगों को इंसानों की तरह नहीं देखती। वो दौलत और खूबसूरती को पसंद करती है। उसके बाद मैंने पुराने समय की कई बातें याद करना शुरू कर दी। जब भी मैं उसके कुत्ते के करीब जाता तो वो कहती थी, ऐसे रॉकी को हाथ मत लगाना, आपके हाथ गंदे होंगे। पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, वरना मेरा रॉकी बीमार हो जाएगा। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसका पति नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज़ हूँ जो उसके कुत्ते को नुकसान पहुँचा देगी। मुझे याद आया कि जब मैं रात को उसके करीब जाता था तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती थी और कहती थी, मेरा मूड नहीं है, मैं रॉकी को कमरे में लेकर आ रही हूँ, और वो मेरे करीब से उठाकर कुत्ते को बीच में लिटा दिया करती थी ताकि हम दोनों के बीच दूरी रहे। कई दिनों से सारिका बहुत परेशान थी क्योंकि रॉकी की तबीयत ख़राब चल रही थी। तबीयत तो मेरी भी ख़राब थी। हमेशा मेरे सर में दर्द रहता था क्योंकि मैं सारिका को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने कुत्ते को लेकर डॉक्टरों में जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे डिस्टेम्पर नाम की बीमारी हो गई है। एक दिन मैं सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था जब रॉकी मेरे पास आकर बैठ गया। वो बीमार होने की वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। मैं उसको अपने करीब बिठाकर सहलाने लगा, तब उसने अचानक ज़ोर से अपने नुकीले दांतों से मेरी कलाई पर काट लिया। मेरी कलाई बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। रॉकी मेरे ऊपर लपक रहा था और मुझे ज़ख्मी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने रॉकी को खुद से दूर कर दिया और एक ज़ोरदार धक्का मारा तो वो ज़मीन पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। शोर सुनकर सारिका दौड़ती हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ? मैं अपना हाथ पकड़कर सारिका से कहने लगा, सारिका देखो, इसने मुझे काट लिया है। मेरे हाथ से खून बह रहा था। सारिका ने मेरी हालत नहीं देखी, बल्कि ज़मीन पर बैठकर रॉकी को तसल्ली देने लगी। रॉकी, खामोश हो जाओ बेबी, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, सारिका मेरी हालत देखो, मेरी हालत ख़राब हो रही है। मेरे हाथ से खून बह रहा है। इसने मुझे ज़ख्मी कर दिया और तुम उसकी फ़िक्र कर रही हो? सारिका मुझ पर बरस पड़ी और ज़ोर से चिल्लाकर बोली, आपको नहीं पता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको कितनी बड़ी बीमारी हो गई है और वो आपके पास आकर बैठा ही तो था। आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। बेचारा कितनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। वो उसको शांत करवाने लगी। मैं उसकी ये हालत देखकर दंग रह गया था कि उसे मेरे शरीर से बहता हुआ खून देखकर तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन इस जानवर के भौंकने से उसे तकलीफ़ हो रही थी। मैं घर से बाहर निकल गया और डॉक्टर के पास चला गया। मैं करीब के ही डॉक्टर के पास चला गया था। उस डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया और मेरे ज़ख्म की पट्टी करके मुझे घर वापस भेज दिया था। सारिका पूरी तरह से बदल गई थी।
अब उसे सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था। उसे मेरे घर में होने या ना होने से भी कोई मतलब नहीं होता था। मैं जो पहले इस घर में अकेले खुद सारे काम करता था, अब मेरा फिर वही वक्त वापस आ गया था। वैसे तो मुझे सब कुछ करने की आदत थी, लेकिन मैंने जो सपने देखे थे वो सब टूट गए थे। वक्त के साथ साथ मेरे हाथ पर रॉकी का दिया हुआ जख्म तो ठीक हो गया था, लेकिन उस बीमार कुत्ते ने सिर्फ जख्म ही नहीं दिया था, बल्कि अपनी बीमारी के असर मुझ पर छोड़ दिए थे। मुझे बुखार रहने लगा था, मेरा शरीर टूटता हुआ महसूस होता था, मगर मैं खामोशी से करीब के ही डॉक्टर से दवाई लेकर ऑफिस जाता था और अपने काम पर ध्यान देता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी को परेशान करूं, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत और भी बिगड़ गई। मेरे शरीर में जान नहीं रही थी और अब मैं ऑफिस जाने के काबिल भी नहीं रहा था। मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। ऑफिस का काम भी नहीं हो रहा था। मैं बेड पर लेट जाता और कभी उठने की कोशिश करता, मगर मेरा सर चकराने लगता था। आखिरकार सारिका ने महसूस कर लिया था कि मैं बीमार रहने लगा हूँ। रात को उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो कहने लगी, तुम्हें तो बुखार है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। अगले दिन वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जब मेरी रिपोर्ट की तो बताया कि मुझे तो रेबीज़ हो गया है, और मैं जानता था कि ये बीमारी मुझे रॉकी के काटने से हुई थी। अब मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रहा था। मेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे पास जितने पैसे थे उनसे कुछ दिन तक तो मेरा इलाज चलता रहा, लेकिन जब पैसे ख़त्म हुए तो घर के माहौल में तनाव सा पैदा हो गया। अब सारिका हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती थी और कहती थी, ना तुम मेरा ख्याल करते हो, ना रॉकी का ख्याल करते हो। बीमार बनकर बिस्तर पर पड़ गए हो, मैं क्या करूं? मैंने कहा, यह सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ तुम्हारे कुत्ते ने किया है। मेरी बात सुनकर वो भड़क उठी और कहने लगी, कुत्ता? ये कुत्ता नहीं है, मैं इसे रॉकी कहती हूँ। और तुम तो ये बात जानते हो ना? अभिषेक, क्यों तुम मुझे परेशान करते हो? क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं रॉकी से बहुत प्यार करती हूँ? मैंने कहा, अच्छा तुम बहस करना बंद करो, तुम कुछ भी करो, मेरा इलाज करवाओ। सारिका कहने लगी, कहाँ से करवाऊँ तुम्हारा इलाज? यहाँ मेरे पास रॉकी के खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं और तुम्हें इलाज की पड़ी है। मैंने कहा, याद करो तुम्हारे डॉगी को कितनी बड़ी बीमारी हो गई थी। मेरे ही पैसों से इसका इलाज हुआ था, तब जाकर ये ठीक हुआ था, वरना इसको जितनी बड़ी बीमारी थी उस हिसाब से ये तो कभी बच ही नहीं सकता था। अब जब मुझे बीमारी लगी है और वो भी इसी की दी हुई है, तो तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। उसने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। ठीक है, मैं कल तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगी। अगले दिन वो मुझे प्राइवेट अस्पताल तो नहीं, लेकिन सरकारी अस्पताल ले गई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो मेरी पर्ची बनवा कर मेरे बराबर में आकर बैठ गई थी। मेरा नंबर आने में अभी काफ़ी समय था। उसने कहा, तुम यहाँ बैठो, यहाँ बहुत गर्मी है, रॉकी बीमार पड़ जाएगा। उसकी आदत थी कि वो हर जगह अपने डॉगी को साथ लेकर जाती थी। उसने कहा, मैं इसे लेकर गाड़ी में बैठ रही हूँ, आराम से ऐसी चलाऊंगी, जब तुम्हारा नंबर आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना। वो मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे गले में खराशें हो रही थीं और बार बार मुझे प्यास लगती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कभी बचूंगा नहीं। आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा था और मेरी आंखों से आंसू भी निकल आए थे, क्योंकि मैं उस दिन खुद को सबसे ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था। आखिरकार पूरे 1 घंटे बाद मेरा नंबर आ गया था। मैंने सारिका को फ़ोन करके बुला लिया था। वो गाड़ी से निकलकर अस्पताल आ गई थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ सवाल पूछे और फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट में काफ़ी समय लग गया था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डॉक्टर ने मेरे वैक्सीन लगाई, फिर मुझे घर भेज दिया। मैंने देखा कि रास्ते में भी सारिका बार बार रॉकी को ही प्यार कर रही थी। अब मुझे रॉकी से डर लगने लगा था। मैं उससे बहुत दूर रहता था। डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर आराम बताया था। एक दिन सारिका ने मुझसे कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। यहाँ तो तुमने बीमारियों का अस्पताल खोल रखा है, मैं कुछ दिन अपने मायके जाकर रिलैक्स करना चाहती हूँ। मैंने कहा, सारिका तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? मैं बीमार हूँ और मुझे बीमार तुम्हारे इस रॉकी ने किया है। तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हो? इस समय मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। सारिका फिर से चिढ़कर बोली, हर बार रॉकी पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हो तुम खुद बीमारियों की जड़ हो और इल्ज़ाम रॉकी को देते हो। अरे तुम तो सारी ज़िंदगी अकेले रहे हो, तो फिर तुम्हें अब मेरी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जैसे पहले एडजस्ट करते थे वैसे ही एडजस्ट कर लो। मुझे वैसे भी इस घर के हर कोने से दवाइयों की स्मेल आती है। मैंने कहा, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसने कहा, बस बस, ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं, जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे कामों में लगी रहूँ। एक तो ऑफिस भी नहीं जा रहे हो, पैसों की कितनी परेशानी हो रही है। बस ले देकर एक तुम्हारी गाड़ी और ये घर ही है जो मेरा थोड़ा बहुत सहारा है। कितने दिनों से मैं तुम्हारे लिए परहेज़ का खाना बना बना कर थक गई हूँ।
मायके जाऊंगी तो आराम भी मिलेगा और कुछ अच्छा खाने को भी मिलेगा। और उसने अपने कुत्ते की गर्दन को सहलाते हुए, जो कि पहले से ही उसकी गोद में मौजूद था, रॉकी को तो देखो कितना कमज़ोर हो गया है, इस बेचारे को भी यहाँ खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। सारिका की बातें सुनकर मैं खामोश हो गया था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मुझे बहस करने की हिम्मत नहीं थी। सच तो यह था कि वो जानती थी कि मुझे क्या बीमारी हुई है और वो मुझसे दूर रहना चाहती थी। उसे लगता था कि मेरे करीब रहने से उसे ये बीमारी लग सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे बीमारी देने वाला उसका कुत्ता तो 24 घंटे उसके करीब रहता था। लेकिन उसने अपने बीमार पति से ज़्यादा उस बेजुबान जानवर पर भरोसा था। अभी मुझे कुछ और वैक्सीन लगनी थी, जिनके लिए मुझे कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास जाना था। तभी मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो सकती थी। सारिका मुझे छोड़कर एक हफ्ते के लिए अपने मायके चली गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा सर भारी हो रहा था और आंखें जल रही थीं और हाथ पाँव में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि कुछ कदम चलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। सारिका ने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए थे। मैं नौकरी करता था, मेरी सैलरी आती थी। जितने पैसों से घर का राशन आता था, बिजली का बिल जमा होता था और हमारी ज़रूरतें पूरी होती थीं, वो सारे पैसे खर्च होने के बाद भी थोड़े पैसे बच जाते थे, जिनको मैं सेविंग्स के तौर पर बचा कर रख लेता था। लेकिन मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए सारिका ने वो सारी सेविंग्स भी उड़ा दी थी। और अब मेरे बुरे समय में ना तो वो मेरा साथ दे रही थी और ना ही मेरा इलाज करवा रही थी। और डॉक्टर ने ये साफ तौर पर कहा था कि मुझे आराम की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है और मुझे कुत्ते से तो बिल्कुल दूर रहना है। मगर क्या करूं, वो मेरी पत्नी का पसंदीदा कुत्ता था। सारिका के साथ साथ उसका भी इस घर में होना ज़रूरी था। सारिका पूरे एक हफ्ते तक घर वापस नहीं आई। मैंने अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से किया था। मायके में उसकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी, लेकिन उसके मायके वाले उसे तो पसंद करते थे, उसके साथ मौजूद कुत्ते को नहीं। इसीलिए उन्होंने भी जैसे तैसे करके उसे अपने घर से रवाना कर दिया था और फिर वो वापस से मेरे घर आ गई थी। उसने मेरी हालत देखकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मुझसे दूर रहना, मेरे कमरे में भी नहीं आना। मुझे या मेरे रॉकी को तुम्हारी बीमारी लग सकती है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देखता रह गया। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि बीमारी का चलता फिरता ढेर हूँ। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आता, वो मुझसे दूर हो जाती थी। मैंने ऑफिस जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन फिर सोचा कि मेरा शरीर अभी इस काबिल नहीं हुआ है। मैं अपना ख्याल रखूंगा तभी तो आगे जी पाऊंगा। सारिका का व्यवहार दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था। कभी वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खाना रख देती थी और कभी नहीं भी रखती थी। कभी दोपहर गुजर जाती थी और मुझे खुद खाना लाना पड़ता था कि मुझे दवाई खानी होती है और मैं दवाई खाली पेट नहीं खा सकता था। इस पूरे समय में मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि बीमारी में इंसान को दवाई से ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो माथे पर हाथ रखकर पूछे कि तबीयत कैसी है, जो पानी का गिलास पकड़ा सके, जो कुछ लम्हे साथ बैठ जाए। मगर मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं था। एक दिन मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था और मैं छत को देख रहा था। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। दीवार पर लगी हुई घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने सारिका को आवाज़ दी, वो दूसरे कमरे में थी। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठ जाया करो। उसने जल्दी से जवाब दिया, पागल हो गए हो क्या? मुझे भी अपनी बीमारी लगाना चाहते हो? उसके अंदाज में डर कम और घमंड ज़्यादा था। मेरे दिल में चुभन सी हुई थी। मैंने कहा, फिर मुझसे बात ही कर लिया करो, फ़ोन पर ही सही। उसने कहा, क्या बात करूं तुमसे? मैं खामोश हो गया, लेकिन वो रुकी नहीं। कहने लगी, तुम तो बीमारियों का ढेर बन गए हो, तुम अब किसी लायक नहीं रहे। उसकी बात सुनकर मेरा खून खोल उठा था। मैंने कमज़ोरी के बावजूद गुस्से से कहा, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है बल्कि मेरे पैसों से प्यार था। उसने बिना किसी शर्मिंदगी से कहा कि हाँ, हर औरत अपने शौक़ पूरे करना चाहती है। हर औरत का सपना होता है कि उसका पति दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो। पैसा कमाने वाला इंसान ही औरत के शौक़ पूरे कर सकता है। अब तुम तो इस काबिल रहे नहीं हो, तो मेरे शौक़ और ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? मैं भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी खातिर। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे डूब गया था। मैंने कहा, तुम बहुत लालची हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी हर बात मानी, हर तरह से तुम्हें स्वीकार किया, लेकिन आज तुम मेरी बीमारी के समय में मेरा साथ छोड़ रही हो। उसने उंगली उठाकर कहा, तुम मर्दों की यही परेशानी है, औरत से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे घर की नौकरानी बनकर रहे, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करे और तुम्हारे उन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे। लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए जीना जानती हूँ, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देती हूँ। उसकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, या शायद मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि उसे जवाब दे सकूं। वो चली गई और मैं बिस्तर पर लेटा रह गया।
छत धुंधली नजर आ रही थी, आंखों में आंसू आ गए थे। उस रात में बहुत रोया था और सोच रहा था कि अगर मेरा कोई अपना होता तो ऐसे कठिन समय में मेरा साथ देता। मेरा तो कोई अपना था ही नहीं, और जिसको मैंने अपना माना था वो शायद कभी मेरी बनी ही नहीं। मैं अब इस कमरे का ही होकर रह गया था, बस कमरे के अंदर ही टहलता रहता था। मेरे पूरे घर पर मेरी पत्नी का कब्जा था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे रोक सकता था। मुझे लगता था मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकूंगा। बस यही सोचकर मैं सारिका से कुछ नहीं कहता था। मैं सोचता था कि ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है। अगले दिन सुबह को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे लगा शायद सच में मेरी जान खतरे में है और अब बस मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ चुका है। सुबह का समय था। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और सारिका के कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरे कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते मेरी सांस फूल गई। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू किया। एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर लगातार अंदर से गुस्से भरी आवाज़ आई। क्या है? मैंने कमज़ोरी भरी आवाज़ में कहा, सारिका, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरी हालत बहुत ख़राब है। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वो नाराज़ नज़र आ रही थी, जैसे मैंने उसे किसी ज़रूरी काम से उठा दिया हो। उसने मेरी हालत देखी और फिर बोली, अच्छा ठीक है, चलो ले चलती हूँ। उसके अंदाज में परेशानी नहीं थी, सिर्फ झुंझलाहट थी। मैं किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। दूर दूर तक स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी फैली हुई थी। गाड़ी तेज़ी से ज़मीन पर चल रही थी। मैं सीट पर टैक लगाकर बैठा हुआ था। आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे मेरा होश जाता रहा है। अचानक मुझे दोबारा वॉमिटिंग जैसा महसूस हुआ। मैंने मुंह पर हाथ रखा। सारिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी से उतरकर वॉमिट करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बीमारी मुझे लग जाए। उस समय भी उसे मेरी फिक्र नहीं थी। उसने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। सड़क के नीचे की तरफ एक गहरा ढलाव था। अंधेरा इतना था कि नीचे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, बाहर की तरफ मुंह करके उल्टी करो। मैं कमज़ोरी से दरवाजे की तरफ झुका। मेरा सारा ध्यान अपनी हालत पर था। मैंने बाहर की तरफ मुंह किया था कि अचानक पीछे से ज़ोरदार धक्का महसूस हुआ। एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर मेरे कदम ज़मीन से फिसल गए और मैं नीचे की तरफ गिरने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल गई। खुशकिस्मती से मेरा हाथ सड़क के किनारे मौजूद सख्त मिट्टी और घास में अटक गया। मैं पूरी तरह नीचे नहीं गिरा था, दोनों बाजुओं के सहारे लटक गया था। नीचे अंधेरा था, ऊपर सड़क थी और बीच में मैं था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी। मैंने ऊपर देखा, सड़क के किनारे सारिका खड़ी हुई थी। वो मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी। वो मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो सिर्फ मुझे देख रही थी। मैंने चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया? उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर वो बोली, तुमसे छुटकारा पाने का मेरे पास यही एक ऑप्शन था। मैं अब अपनी ज़िंदगी तुम्हारे घर में आराम से गुजारूंगी। मैं कोई अनपढ़ थोड़ी हूँ, नौकरी भी कर लूंगी और रहने का बंदोबस्त तो मेरे पास पहले ही था। मैं उसे हैरानी से देखता रह गया। वो बोलती रही कि मुझे पता नहीं क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं हुई। माफ़ करना, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं रख सके। मैं तुम्हारे जीते जी खुश ना रह सकी तो क्या हुआ, मरने के बाद तो रह लूंगी ना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, ये तुम क्या कह रही हो? पर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। वो बोली, बस सुबह तक वैसे ही तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं जा रही हूँ। फिर उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से चली गई। मैं चीखता रहा, उसका नाम पुकारता रहा। कुछ लम्हों बाद सिर्फ गाड़ी की दूर जाती हुई आवाज़ बाकी रह गई। फिर वो भी ख़त्म हो गई। चारों तरफ खामोशी फैल गई थी। मैं अकेला रह गया था। अंधेरी रात में एक वीरान सड़क के किनारे अपनी जान बचाने के लिए मिट्टी को पकड़े हुए, उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, आखिर क्यों? आखिर इतनी नफरत कहाँ से आ गई थी? मैंने उसके साथ क्या किया था? मैं सोचने लगा, दुनिया के कितने मर्द हैं जिनकी पत्नियां उनसे लड़ती हैं, झगड़ा करती हैं, सख्त बातें करती हैं, मगर फिर भी उन्हें छोड़कर नहीं जाती। और एक मैं था जिसने कभी अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाया था, कभी उसके साथ बड़ा झगड़ा नहीं किया था, मगर आज वो मुझे मरने के लिए छोड़ गई थी। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद उसे यकीन था मेरे लिए कोई नहीं आएगा। मेरा कोई परिवार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भाई बहन नहीं था, कोई माँ बाप नहीं थे, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी गुमशुदगी पर शोर मचाता। इसीलिए शायद उसे किसी का डर नहीं था, ना लोगों का, ना कानून का, ना किसी के सवाल का। मैं आसमान की तरफ देखने लगा। ऊपर तारे चमक रहे थे और नीचे मेरी जिंदगी हाथों से फिसल रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ मर गया तो शायद लोगों को कभी सच पता नहीं चलेगा।
शायद सब यही समझेंगे कि बीमारी से मर गया या हादसा हो गया, क्योंकि हकीकत सिर्फ मैं जानता था और मैं ही मरने वाला था। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मुझे लगने लगा कि शायद यही मेरी ज़िंदगी का अंजाम है। शायद मेरी कहानी भी उन मर्दों के जैसी बन जाएगी जो लोगों के मुंह की बातें बनते हैं और फिर दुनिया उन्हें भूल जाती है। मैं मरना नहीं चाहता था, जिंदगी जीना चाहता था, मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि उम्मीद का एक दिन भी इंसान को जीने पर मजबूर कर देता है। मैं जीना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मैं अंधेरी रात में पूरी ताकत से सड़क के किनारे को पकड़ा हुआ था। मेरे हाथ सुन्न होने लगे थे, बाजू कांप रहे थे। 1 घंटा, ये शायद उससे भी ज़्यादा समय गुजर चुका होगा, मगर सड़क पर कोई गाड़ी नहीं आई। चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ दूर कहीं रात के कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं अंधेरे में लटका हुआ था। यह सोच रहा था कि शायद अगला लम्हा मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो। मेरी पत्नी शायद उस समय यही सोच रही होगी कि आखिरकार इससे मेरी जान छूट गई है। अब वो आराम से मेरे ही घर में ऐश कर रही होगी और फिर उसके बाद उसकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मेरा कोई वजूद नहीं होगा और मैं अंधेरे में सड़क के किनारे लटका हुआ अपनी आखिरी सांसों का इंतज़ार कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन फिर मुझे दूर से आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। पहले तो मुझे लगा शायद ये सब कुछ मेरी कंडीशन की वजह से हो रहा है, मगर फिर कदमों की आवाज़ करीब आने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से सर उठाया। 3 आदमी मेरी तरफ आ रहे थे। तीनों लंबे कद के जवान आदमी थे। उनके हाथों में मोबाइल थे और वो सड़क के किनारे धीरे धीरे चलते जा रहे थे। फिर अचानक उनमें से एक का पाँव मेरे हाथ से टकरा गया। बाकी 2 भी रुक गए। एक लम्हे के लिए वहाँ खामोशी छा गई। फिर उन्होंने मोबाइल की टॉर्च मेरी तरफ कर दी थी। रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने आंखें सिकोड़ लीं और फिर मैंने उस इंसान को देखा। वो भी मुझे देख रहा था। अगले ही लम्हे उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने अपने साथियों को आवाज़ें लगाईं, अरे देखो यहाँ कोई आदमी लटका हुआ है। फिर उसके दोनों साथी भी करीब आए और फिर उन तीनों ने मिलकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लिया। मेरी सांस उखड़ रही थी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उनमें से एक आदमी बोला, अरे भाई तुम यहाँ कैसे आए? मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, मुझे बचा लो, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ। वो तीनों भले आदमी लगते थे। उन्होंने कहा, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि ये अनजान लोग मेरी फिक्र कर रहे थे और जबकि मेरी अपनी पत्नी ही मुझे मरने के लिए छोड़ गई थी। उन तीनों आदमियों ने कहा, तुम्हारी ये हालत किसने की है? उन्होंने मुझे सावधानी से ऊपर खींचा। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद खड़ा हो सकूं। मैं लगभग बेहोश हो चुका था। उन्होंने मुझे सहारा दिया। वो तीनों बार बार कह रहे थे, तुम परेशान ना हो भाई, हम आ गए हैं। तुम तो हमें शहर के लगते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। वो लोग पास के ही किसी गांव से आए थे और यहाँ टहलने के लिए निकले थे। कुछ मिनट बाद उन्होंने फ़ोन करके एक गाड़ी को बुला लिया। उन्होंने मुझे सावधानी से पीछे वाली सीट पर लिटाया। उन तीनों का नाम सुमित, चंद्र और प्रकाश था। सुमित मेरे सिरहाने बैठ गया। वो रास्ते भर मुझे तसल्ली देता रहा, कहता रहा, हौसला रखो भाई, बस अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैं बेहोशी की हालत में था, लेकिन उनकी आवाज़ें सुन रहा था। उस रात वो मुझे सरकारी अस्पताल में नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप शुरू कर दिया था। मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। ड्रिप लगाई गई, टेस्ट हुए, दवाइयाँ दी गईं और फिर मेरी ज़िंदगी बचाने की कोशिश शुरू हो गई। मुझे सिर्फ इतना याद है कि कई दिन तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा था। कभी होश में आता, कभी सो जाता। कभी डॉक्टर आते, कभी नर्स आती, कभी वो तीनों आते और मेरे पास आकर बैठ जाते। वो रोज़ मेरे लिए फल लाते थे, जूस लाते थे और बार बार यही कहते थे कि भाई तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लगभग 15 दिन बाद मेरी तबीयत संभलना शुरू हो गई थी। मेरे शरीर में जो रोगी के काटने से बीमारी पैदा हुई थी वो निकलने लगी थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो रहे हो। उस दिन उन तीनों के चेहरे पर देखने वाली खुशी थी। उन लोगों को मेरे ठीक होने से लगता था कि जैसे उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। उन्होंने जल्दी से मिठाई मंगवाई और हंसते हुए बोले, हमने कहा था ना कि भैया आप ठीक हो जाओगे। अस्पताल से फ्री होने के बाद वो तीनों मुझे अपने गांव ले गए। मैंने वहां जाकर जो कुछ देखा उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वहां सिर्फ वो तीनों ही नहीं रहते थे, बल्कि उनके परिवार रहते थे, जिनके अंदर ना लालच था, ना घमंड था और ना ही अहंकार था। मुझे सबने इज्जत दी थी, ऐसी इज्जत जो शायद पहले मुझे किसी से नहीं मिली थी। उनकी माँओं ने मुझे अपना बेटा बना लिया था। उनकी बहनें मुझे अपना भाई मानने लगी थीं। उस गांव के लोग बहुत भोले थे। मैं हैरान रह जाता था कि जहाँ मेरे पास एक मोहब्बत करने वाला एक इंसान भी नहीं था, यहाँ एक ऐसा गांव भी था जहाँ का एक एक इंसान मोहब्बत देने वाला था।
मुझे धीरे धीरे सुमित, चंद्र और प्रकाश के बारे में पता चला कि वो गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार सरपंच के नौकर थे, जो सरपंच की रखवाली करते थे, साथ ही गांव की भी रखवाली करते थे और लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं थे। गांव का हर इंसान मेरी कहानी जानना चाहता था। मैंने एक दिन पंचायत में बैठकर अपनी पूरी कहानी सुना दी थी। मैंने उन लोगों को बताया था कि सारिका ने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, कैसे धक्का दिया और कैसे मरने के लिए सड़क के किनारे पर फेंक कर चली गई। ये कहानी गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार सरपंच जी भी सुन रहे थे। सबके चेहरे हैरानी से बदलते रहे। फिर आखिर में सरपंच ने गहरी सांस ली और कहा कि इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम इस गांव में रहते हैं और हमारे नौकर तुम्हें यहाँ उठाकर ले आएंगे, तो क्या हम तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं करवा सकते? हम किसी भी अनजान इंसान को इस तरह अपने गांव में दाखिल नहीं होने देते। हमारे गांव के लोग बहुत भोले हैं। हम नहीं चाहते कि बाहर का कोई भी आया हुआ इंसान हमारे गांव का माहौल ख़राब कर दे। जब तुम अस्पताल में थे और हमारे नौकरों ने हमें तुम्हारे बारे में खबर दी थी, तभी हमने अपने आदमी उस सड़क से बाहर जाने वाले जितने भी एरिया और शहर थे वहाँ फैला दिए थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठी की और तुम्हारी जानकारी से हमें ये भी पता चला कि तुम बहुत शरीफ, ईमानदार और इज्जतदार इंसान हो, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई आरोप नहीं किया। किसी ने भी हमें तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बताया और हमें ये भी पता चल गया था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने तुम्हारा पूरा इलाज करवाया और इन तीनों से कहा कि ये तुम्हें गांव लेकर आ जाएं, क्योंकि तुम वापस अपने घर जाओगे तो कोई तुम्हारी देखभाल करने वाला नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हे खामोश रहा। मेरे दिमाग में सारिका का चेहरा आ गया था, वही चेहरा जो मुझे मरने के लिए छोड़ गया था। मैं इन लोगों का एहसान नहीं चुका सकता था। इन लोगों के मुझ पर इतने उपकार थे कि शायद मेरे मरने के बाद भी पूरे नहीं हो सकते थे। और मैं हैरान हो रहा था कि इस दुनिया में अभी भी इतने अच्छे लोग बाकी हैं जो बिना मतलब के आपकी मदद कर सकते हैं। मैं काफ़ी दिन तक उस गांव में रहा, उन लोगों के साथ खुश रहा। मैंने वहाँ पर रहना सीख लिया था और वहाँ के तौर तरीके, काम काज करना सीख लिया था। ना जाने क्यों यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं करता था। सरपंच ने मुझे अपनी हवेली में एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था, जिसमें मैंने रहना शुरू कर दिया था। मैं चाहता था कि मैं यहाँ से निकल कर जाऊँ और सारिका से बदला लूँ, क्योंकि उसने सिर्फ मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद नहीं की थी, बल्कि वो मेरे घर पर भी अपना कब्जा जमा कर बैठी हुई थी। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि सारिका किसी और से शादी कर रही थी और आज ही उसकी शादी थी। जब ये खबर सरपंच जी तक पहुंची तो उन्होंने अपने आदमी मेरे घर भेज दिए और सारिका को उठवा लिया। मुझे सबसे ज़्यादा ये दुख था कि मैंने सारिका और उसके कुत्ते के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो मेरी ज़िंदगी को ख़त्म समझकर अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी। इतनी जल्दी उसे कोई और मिल गया था। सरपंच जी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पत्नी मिल गई है। उसे गांव लाया गया, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे किडनैप करके लाया गया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? उसे एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं सामने कुर्सी पर बैठा था। प्रकाश ने उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उछलकर खड़ी होने लगी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने इधर उधर देखा और घबराकर पूछा, तुमने मुझे किडनैप करवाया है? मैंने सुकून से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, ये सब मेरे भाई हैं, ये मेरा परिवार है। तुम्हें क्या लगता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है? सारिका, इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। फिर एक एक करके गांव की औरतें उसे देखने आने लगीं और कहने लगीं कि हम भी देखना चाहते हैं बेवफा पत्नी कैसी होती है। उन सब ने सारिका को खूब जलील किया, उसे खूब डांटा और उसे खूब बातें सुनाई। मैंने भी उसे बार बार पूछा कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसी समय तलाक के कागजात उसके मुंह पर मार दिए। उसने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरी कीमत चाहिए। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तो फिर मिलेगी ज़रूर। मुझे तुम्हारा कुत्ता चाहिए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे घर पर कब्जा किया, तुम्हारे पैसे बर्बाद किए। मैं तुम्हारा घर तुम्हारे हवाले कर दूंगी, मगर रॉकी को नहीं दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे रॉकी ही चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ की औरतों के हवाले कर दूंगा। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार उसे भी अपनी जान प्यारी थी और वो मान गई। मैंने उसे छोड़ दिया, अपना घर अपने हवाले कर लिया और उसका कुत्ता उसे डॉग शेल्टर में रखवा दिया। मुझे आज भी सारिका की दोस्त की कही हुई वो बात याद आ जाती है कि वो उस कुत्ते की खातिर तुम्हें ऐसा कुत्ता बना देगी जो ना घर का रहेगा ना घाट का। एक तरह से उसने सही कहा था, लेकिन दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये सब कुछ सारिका के साथ होने में ज़्यादा समय नहीं लगा था।
वो जिसके साथ शादी करना चाहती थी उसने उसके साथ शादी की और शादी के अगले दिन उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। मैं अभी भी गांव में ही रहता था। गांव के लोगों ने मुझे वापस जाने नहीं दिया था। मैंने अपने घर में ताला डाल दिया। मेरी ज़िंदगी यहीं पर सुकून से गुजर रही थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि सारिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली है। वो चाहती तो मुझसे माफ़ी मांग सकती थी, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया था वो माफ़ी मांगने के लायक नहीं रही थी और शर्मिंदगी ने उसको तोड़ कर रख दिया था। उसने मौत को इसलिए चुना क्योंकि वो ना तो अपने कुत्ते के बिना जिंदा रह सकती थी और ना ही कुत्ते जैसी ज़िंदगी गुजार सकती थी। सारिका के मरने के बाद ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद इसीलिए कि अब ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। शायद इसीलिए कि मैंने ज़िंदगी का जो सपना देखा था वो झूठा निकला था। ये सब कुछ मैंने गुजरते हुए वक्त के साथ एक भयानक सपने की तरह भुला दिया।